नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 21 है उसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो टाइम स्केल है उसकी हम बात कर लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम स्केल 1985 से 1990 है, क्योंकि 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1978 तक चलती है और 1978, 79 और 1980 के बीच में दो एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम स्केल है वो है 1985 से 1990। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। इसका उपनाम देखिए क्या है, मजदूर मजदूरी मॉडल है। इसका उपनाम क्या है, मतलब इस पंचवर्षीय योजना को इस नाम से भी जाना जाता है, मजदूर मजदूरी मॉडल। मजदूर मजदूरी मॉडल इस नाम से भी इस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। और मॉडल देखिए, इस पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार की है, जॉन डब्ल्यू मिलर ने तैयार की है। जॉन डब्ल्यू मिलर ने तैयार की है। तो मतलब मॉडल किसके ऊपर आधारित हो गया, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता में किसको रखा गया, आत्मनिर्भरता व आधुनिकीकरण को रखा गया। आत्मनिर्भरता व आधुनिकीकरण को प्राथमिकता में रखा गया। उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं। उद्देश्य की हम बात कर ले। उद्देश्य की बात करें तो देखिए, वास्तव में 7वीं योजना में आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय वितरण को प्राप्त करने का, सामाजिक न्याय वितरण को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। सामाजिक न्याय वितरण को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया तथा इस पंचवर्षीय योजना में ही रोजी रोटी व उत्पादकता, रोजी रोटी व उत्पादकता तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से रखे गए। रोजी रोटी व उत्पादकता मतलब क्या हुआ, रोजी मतलब सभी लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो जाए और सभी लोगों को खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध हो जाए और साथ में सभी लोगों के पास में सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ जाए। तो इस प्रकार से रोजी रोटी व उत्पादकता तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता के रूप में रखा गया। यहाँ पे उद्देश्य के रूप में रखा गया, इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, आत्मनिर्भरता को, है ना। तो इस रूप में आप ध्यान करेंगे कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय वितरण प्रणाली और इसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं, रोजी रोटी व उत्पादकता। इस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। और प्राथमिकता में देखिए, प्राथमिकता में इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, चिकित्सा एवं जल स्वास्थ्य आदि को प्रमुख प्राथमिकताएं दी गई। 3 क्षेत्रों को प्रमुख प्राथमिकताएं दी गई। शिक्षा, चिकित्सा एवं जल स्वास्थ्य आदि को प्रमुख प्राथमिकताएं दी गई। चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा विकास व उन्नति हो, शिक्षा का क्षेत्र अधिक विकसित हो, जल स्वास्थ्य आदि जो सुविधाएं हैं सभी लोगों को जल प्राप्त हो जाए और स्वास्थ्य जो है सभी लोगों का अच्छा हो। इस प्रकार के कार्यों को इसमें प्राथमिकता के रूप में रखा गया तथा इस पंचवर्षीय योजना में ही प्रथम बार लकड़वाल समिति के द्वारा गरीबी माप किया गया। देखिए, ये अलग से इसमें एक लाइन ऐड और करवाई गई है। इस पंचवर्षीय योजना में ही प्रथम बार लकड़वाल समिति के द्वारा गरीबी माप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गरीबी माप किया गया। प्रथम बार लकड़वाल समिति के द्वारा गरीबी माप किया गया। उपलब्धियां देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि। एक तो देखिए, उपलब्धियों के रूप में इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा खाद्यान्न जो उत्पादन है उनमें वृद्धि हो गई, रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि हो गई, औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि हो गई, आदि में वृद्धि हो गई। ठीक है ना, आदि को बढ़ाया गया इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तथा अर्थात इस पंचवर्षीय योजना में ही रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया। रोजी रोटी व उत्पादकता का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया,
सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। रोजी रोटी व उत्पादकता का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाए, सभी लोगों को भोजन प्राप्त हो जाए और सभी लोगों का जो उत्पादन है, उनकी जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो बढ़ जाए, है ना, उत्पादकता बढ़ जाए, इस प्रकार का नारा दिया गया। प्रथम बार इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा मतलब मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब मुद्रा का मूल्य तो गिर जाए। मुद्रास्फीति का मतलब होता है गिरना। मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा का जो मूल्य है वो तो क्या हो जाए, गिर जाए और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए। मतलब क्या हुआ, एक अनार 100 बीमार। अब अनार जो है एक है मार्केट में, अब उस अनार को चाहने वाले बीमार कितने हैं, 100 हैं। तो मतलब क्या होगा कि 100 लोग उस अनार को चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि उस अनार की जो कीमत है, उस अनार का जो मूल्य है वो इतना बढ़ा दिया जाए कि 99 लोग तो उस अनार के मूल्यों को देख करके ही शांत रहें। तो इस प्रकार की जब स्थिति मार्केट में देखने को मिलती है, बाजारों में देखने को मिलती है, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति का सामना करना मतलब मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का मूल्य तो घट जाता है और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार की स्थिति भी इस पंचवर्षीय योजना के समय के दौरान ही देखने को मिली। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम स्केल उसकी बात जो है वो कर लेते हैं। ये 85 से 90 हो रही है ना। अब मतलब इस समय क्या हुआ कि जैसे एलपीजी जो मॉडल है वो 1991 में एलपीजी मॉडल सभी जो व्यापारिक जो इकाइयाँ होती हैं उनमें लागू कर दिया जाता है। तो उसके बाद में 1990 से 91 और 91 से 1992 एक वर्ष की 2 वार्षिक योजनाएं लागू की जाती हैं। एक वर्ष की 2 वार्षिक योजनाएं लागू की जाती हैं। 1990 से 91 और 1991 से 1992 इस प्रकार की 2 वार्षिक योजनाएं लागू की जाती हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जाती है और 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में एक वर्ष की 2 वार्षिक योजनाओं के रूप में ये जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनको एक वार्षिक योजनाओं के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 2 वार्षिक योजनाएं और आ जाती हैं। तो शुरू में 3 होती हैं, उसके बाद में 2 होती हैं, फिर 2 होती हैं। तो यहाँ पे 2 एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं और लागू की जाती हैं। ये भी आपको ध्यान करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके टाइम स्केल की बात कर लेते हैं। 1992 से 1997 मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 को 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहता है और इस 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी किसके द्वारा दिया जाता है, जॉन डब्ल्यू मिलर के द्वारा। जॉन डब्ल्यू जो मिलर है उस विद्वान ने इस पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा या मॉडल जो है प्रस्तुत किया है। प्राथमिकता में किसको रखा गया, एचआरडी को रखा गया। प्राथमिकता में किसको रखा गया है, एचआरडी को। मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया है। मानव संसाधन को विकसित कर दीजिए। सभी प्रकार के जो क्षेत्र हैं, सभी प्रकार की आवश्यकताएं मानव स्वयं कर लेगा। सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कर लेगा, मानव स्वयं ही कर लेगा। सब मतलब इस प्रथम बार 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया कि मानव जो एज ए रिसोर्स है, मानव संसाधन के रूप में है, तो मानव को विकसित कर दीजिए और सभी प्रकार के विकास तो मानव स्वयं ही कर लेगा। और सभी प्रकार के विकास तो मानव क्या कर लेगा, स्वयं ही कर लेगा। तो सबसे पहले इसमें प्राथमिकता में किसको रखा गया, एचआरडी को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, एचआरडी को। उद्देश्य के रूप में देख लेते हैं अपन। उद्देश्य के रूप में देखिए, रोजगार अवसरों में वृद्धि। एक तो उद्देश्य के रूप में किस किस को रखा गया, रोजगार के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि की जाए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, है ना। और
प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि की जाए। पेयजल में मतलब सभी लोगों को पेयजल की सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, पेयजल एवं खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाए आदि उद्देश्य से निर्धारित किए गए। समझ गए ना। एक तो रोजगार के अवसर जो हैं वो उनमें वृद्धि हो जाए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि की जाए, प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि की जाए, पेयजल एवं खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने से दो फायदे हो रहे हैं। एक तो सभी लोगों को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो जाएगा तो सभी लोगों को आसानी से रोजगार के जो अवसर हैं, रोजगार जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। साथ में जो खाद्यान्न है वो भी प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे प्राथमिकताएं देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा गया है। प्रथम बार इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही पीवी नरसिम्हा, प्रधानमंत्री कौन रहता है? पीवी नरसिम्हा, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा रहता है। पीवी नरसिम्हा, यहाँ पे एक डंडा लगा हुआ है, पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। देखिए प्राथमिकता में इसको ही रखा गया है, मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी हुई है। हम बात कर रहे हैं ना, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1990-91 में विश्व का जो है अर्थव्यवस्था सबसे मंदी के दौर में चल रही होती है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी हुई जिसको दूर करने के लिए एलपीजी प्रणाली, हम बार बार बात कर रहे हैं ना, एलपीजी जो सिस्टम है उसको लागू किया गया। एल का मतलब हम जानते ही हैं लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या हुआ? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं के आदान प्रदान के लिए मंच तैयार किया गया। मतलब सभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। इससे क्या होगा? सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी। तो ये सारा काम किसके अंतर्गत हो रहा है? उदारीकरण के अंतर्गत, निजीकरण के अंतर्गत तथा वैश्वीकरण के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है ना। इस रूप में ध्यान किया गया। तो एलपीजी प्रणाली सबसे पहले कब लागू की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। उपलब्धि देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, एक तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो गई। एक निर्धनता उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है, तथा जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित करने आदि कार्य किए गए। जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो सीमित हो गई, धीरे धीरे सीमित होने लगती है, आदि कार्य किए गए। तथा इस पंचवर्षीय योजना में ही मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सका। यहाँ पे सकता है, इसको काट देना, सका कर लेना, सका, ये वाला। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सका, ठीक है, किया जा सका। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सका मतलब क्या हुआ कि जो मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई थी वो भी नियंत्रण में आ गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, नवीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। इनपुट आउटपुट मॉडल जो है उसके ऊपर आधारित है। मतलब अन्य पंचवर्षीय योजनाओं से ही जो इनपुट हुआ है, जो आउटपुट हुआ है, उन को ही यहाँ पे लागू किया गया है। प्राथमिकता में किसको रखा गया? न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली व समानता को इसके अंतर्गत रखा गया। न्यायपूर्ण वितरण हो और न्यायपूर्ण क्या हो? समानता। सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिले, सभी लोगों के पास में सभी प्रकार की जो खाद्य वस्तुएं हैं वो भी समान रूप से अवेलेबल हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं। तो इस प्रकार की जो प्राथमिकता है वो रखा गया, न्यायपूर्ण वितरण व समानता। इस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया। उद्देश्य देखिए,
इस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल न्यायपूर्ण वितरण व सामाजिक समानता को प्राप्त करने के उद्देश्य पर दिया गया। देखिए वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो प्राथमिकता में है वही उद्देश्य बन गए ना। इस पंचवर्षीय योजना में मतलब नवी पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण, एक तो न्यायपूर्ण वितरण व सामाजिक समानता को प्राप्त करने के उद्देश्य पर बल दिया गया। न्यायपूर्ण वितरण में सामाजिक समानता को प्राप्त करने के उद्देश्य पर बल दिया गया तथा इस पंचवर्षीय योजना में ही पंचायती राज प्रणाली को सशक्त करना, इस पंचवर्षीय योजना में जो पंचायती राज प्रणाली है उसको और अधिक मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य रखे गए। आत्मनिर्भरता, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाए और पंचायती राज प्रणाली जो है, पंचायत जो स्तर है उसको अधिक विकसित करने या मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया। प्राथमिकता देखिए, इसमें नवी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता में किस किस को रखा गया। इस योजना में न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, जो वितरण है सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं का मान लीजिए या अन्य प्रकार की वस्तुओं का मान लीजिए, सभी प्रकार की वस्तुओं का जो वितरण है वो न्यायपूर्ण तरीके से हो, सभी लोगों के पास में समान रूप से वो वस्तुएं पहुंच जाएं। एक समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। एक तो न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, एक समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। इस योजना में ऊर्जा क्षेत्र, देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको प्राथमिकता में रखा गया। एक तो ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया, एक सामाजिक सेवाओं को प्राथमिकता में रखा गया, कृषि संबंधित कार्यक्रमों, कृषि को और अधिक इनोवेशंस के साथ में आगे बढ़ाने के जो कार्य हैं उनको भी इसमें प्राथमिकता में रखा गया। तो प्रथम क्षेत्र तो ऊर्जा क्षेत्र को दिया गया, दूसरा क्षेत्र सामाजिक सेवाओं को दिया गया और तीसरा जो क्षेत्र है वो कृषि को दिया गया। प्रथम क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक सेवाएं और तीसरा है कृषि, इनको क्रमशः प्राथमिकताओं में रखा गया, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिल सके। क्षेत्रीय जो असंतुलन की स्थितियां बनी हुई हैं, एक तो वो कम हो जाएंगी, एक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भी मदद मिल सकेगी। इस प्रकार के कार्य जो हैं उनको प्राथमिकता में रखा गया। अब उपलब्धियां देख लीजिए यहाँ पे नवी पंचवर्षीय योजना की। इस पंचवर्षीय योजना में 15 वर्षों के लिए, इस पंचवर्षीय योजना में 15 वर्षों के लिए योजनाएं निर्धारित की गई। 15 वर्षीय जो योजनाएं हैं वो लागू की गई, जिससे न्यायपूर्ण सामाजिक विकास, ग्रामीण समाज का विकास आदि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी। मतलब प्राप्ति हुई है इन क्षेत्रों में, न्यायपूर्ण सामाजिक विकास हुआ है, ग्रामीण समाज का विकास हुआ है, आदि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 15 वर्षीय जो योजनाएं हैं वो लागू की गई। जो भी योजनाएं बनाई गई वो 15-15 वर्षों के लिए बनाई गई नवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने सारी बातें कर ली हैं। कल मैंने जो लेटेस्ट आपसे पहले वाले बच्चों ने जो ज्योग्राफी का पेपर जो दिया है वो मैंने कल डाला था। अब कल उसमें जो पेपर था वो बिल्कुल ऊपर से था, बहुत ही इजी कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे, आपने भी देखा होगा। तो इजी पेपर था ओवरऑल, बस इसी लेवल का आसपास। यहाँ पे 1-2%, 5-10% जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे पेपर होता रहता है, अदरवाइज पेपर बहुत ही नॉर्मल तरीके का आता है, सामान्य सा पेपर आता है। अगर 2-3 बार आप लोग अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके एक बार, दो बार, 3 बार आप अच्छे से रीडिंग लगा दें स्कूल खुलने से पहले तक आप उस पूरी किताब के 1-2 बार रीडिंग लगा दें। रीडिंग लगाने से क्या होगा, आप हर लेसन में क्या क्या कंसेप्ट दिए हुए हैं उनसे अभ्यस्त हो जाएंगे और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको भी पढ़ने मात्र से ही पता चल जाएगा। तो आपको मेरी ओर से कहना यही है कि आप जो किताब आपके पास में अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो लेसन्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं वो भी आप 1-2 बार दोहरा देंगे तो भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपने देखा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप में से भी अधिकांश बच्चे 30 से 40-50% मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो पेपर कल का आया है उसमें 50% तक का जो मैटर है वो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। इतना ईजी पेपर था, है ना, पेपर बहुत ईजी था। बस कुछ क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगा होगा कि अच्छा इस प्रकार से थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन, मात्र 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आते होंगे, अदरवाइज
जो बच्चा आप में से भी अगर एक दो बार रीडिंग लगा देगा तो सारे प्रश्न आप भी उनको कवर कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। आपने पेपर भी देख लिया तो 3 पेपर आपके साथ में आ गए। तो 3 सबसे पहले तो आपको यही करना है, जो आप जब एग्ज़ाम 4th ईयर में आप दे रहे हो एग्ज़ाम, तो आपसे पहले 3 एग्ज़ाम इस पाठ्यपुस्तक की लग चुकी हैं। तो वहाँ पे जो 3 पाठ्यपुस्तक इस पाठ्यपुस्तक जो 3 बोर्ड एग्ज़ाम लग चुके हैं, उनमें तीनों में कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो प्रश्न तो आपको सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो प्रश्न तो आपको सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर के बात ये हो गई, जो पेपर लगा है इसमें जो प्रश्न आए हैं उनको आपको अवॉइड करना है, और बाकी जो प्रश्न बच गए हैं उनको आपको मतलब 2018 का पेपर और 2019 का पेपर तो आपको बिल्कुल रट के याद करना है, वो तो करना ही है, क्योंकि उसमें से 30 से 40% जो मैटर है वो आने वाला है। 30 से 40% मैटर वहीं से आने वाला है, डायरेक्ट या सीधे क्वेश्चंस के रूप में वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो आपको वहाँ से ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगली बात हम कल करेंगे, अगली बात कल के वीडियो में करेंगे।